डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण करना जानेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए तो कई विधियां हैं, लेकिन कई मेथड्स हैं, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल जिस पे आते हैं हम केवल उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं विधियों की चर्चा करेंगे। तो इसमें दो मेन है। पहला जो है इनिशियल रेट मेथड, इसको प्रारंभिक दर विधि भी कहते हैं। तो ये मेथड जो है सबसे सुविधाजनक होता है। तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है M1A, M2B, M3C और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं। मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, B and C are alpha, beta and gamma respectively। यानी हम ये मान लेते हैं ये अभिक्रिया हो रही है और A, B तथा C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा है। ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसका जो इनिशियल रेट होगा यानी प्रारंभिक दर, वो हम क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर बीटा, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर गामा। और इस रिएक्शन की जो टोटल ऑर्डर होगी यानी कुल कोटि होगी इस ऑर्डर की, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगी। तो हमें इसी अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको डाटा दिए होंगे, आंकड़े दिए होंगे और उससे हम जो है 3 सेट एक्सपेरिमेंट, 3 रिएक्टेंट हैं तो कम से कम 3 सेट एक्सपेरिमेंट के दिए होने चाहिए। 3 अभिकारक हैं A, B और C, तो कम से कम 3 सेट जो है वो प्रयोग के दिए होने चाहिए। तो ये निकल आएगा आसानी से। तो कैसे निकलेगा? हमको टोटल ऑर्डर अल्फा, बीटा, गामा निकालना है। तो देखिए इस मेथड में करते क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको ऑर्डर निकालनी है, यानी जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो है ऑर्डर निकालनी है, जिस अभिकारक के सापेक्ष जो है हमको कोटि की गणना करनी है, तो इसके कंसंट्रेशन को, यानी अगर हमें A के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो फर्स्ट सेट में जो है इसके कंसंट्रेशन को, इसकी सांद्रता को क्या करेंगे, स्थिर मान लेंगे।
इसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे या वेरी करेंगे, इसकी सांद्रता में जो है हम परिवर्तन करेंगे। रिमेनिंग जो 2 रिएक्टेंट हैं इनको हम कांस्टेंट ले लेंगे, इनको हम स्थिर मान लेंगे और उसमें जो है उसके रिस्पेक्ट में 2 इक्वेशन बना करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट इन फर्स्ट सेट, पहले सेट में जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए वो हम A1 और A2 ले लेते हैं, यानी जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसके पहले सेट में मान लेते हैं A की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ A यानी A की सांद्रता A1 और A2 है, और इस कंडीशन में जो रेट है, रेट R1 और R2 है, यानी जब रेट R1 है तो इसकी कंसंट्रेशन A1 है और जब रेट R2 है तो इसकी कंसंट्रेशन A2 है। और इसमें B और C को क्या किया गया है, कांस्टेंट रखा गया है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C इज केप्ट कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में जो है हमको 2 रेट एक्सप्रेशन मिलेंगे, यानी जो पहला मिलेगा वो मिलेगा R1 रेट कांस्टेंट, A की कंसंट्रेशन A1 और हमने ऑर्डर जो है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा मान लिया था, तो A1 की पावर अल्फा हो जाएगा और B की कंसंट्रेशन की पावर बीटा, C की कंसंट्रेशन की पावर गामा। एक इक्वेशन हमको ये मिलेगी फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से जब हम A की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, यानी A की सांद्रता में परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, A1 से A2 कर देंगे और B और C को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो दूसरा जो रेट हमें मिलेगा R2 वो क्या मिलेगा, R2 मिलेगा K, A2 की कंसंट्रेशन पावर अल्फा, B की कंसंट्रेशन पावर बीटा, C की कंसंट्रेशन पावर गामा। अब इसमें इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो B और C के टर्म, B और C के पद जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये निरस्त हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा R1 बाई R2, K का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, A1 की पावर अल्फा और A2 की कंसंट्रेशन इसकी पावर अल्फा, B और C के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से इसमें दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, और टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, log R1 बाई R2 इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा जो है पावर जो है ये कॉमन हो जाएगी सब में, अल्फ़ा log कंसंट्रेशन ऑफ A1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसको हम लिख सकते हैं log
R1 माइनस log R2 इक्वल्स टू अल्फा log A1 कंसंट्रेशन माइनस log A2 कंसंट्रेशन। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा आपका आ जाएगा log R1 log R2 माइनस log R2 डिवाइडेड बाई log कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ A2, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकल आएगी। इसी तरह से जब हमें B के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो हम B की कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, A और C को कांस्टेंट रखेंगे। देखिए आपकी इक्वेशन थी जो M1A प्लस M2B प्लस M3C गिव्स प्रोडक्ट। अब हमें जो है B के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, B की कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता, इसको चेंज करेंगे, इसको वेरी करेंगे, और A की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन, इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रख लेंगे, और दो रेट जो आपको गिवन होंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसके हेल्प से इसके रिस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो है जब B की कंसंट्रेशन को चेंज किया जाता है और A और C की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं, और उस समय रेट R3 और R4 हैं, यानी जो उस कंडीशन में रेट R3 और R4 हैं, और B की कंसंट्रेशन जो है इन दोनों रेट पे जो है B1 और B2 है। तो यहाँ से इसी मेथड से जैसे आपने A के रिस्पेक्ट में निकाला है, दो इनिशियल रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, दो अभिक्रिया की दर का समीकरण लिखेंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। A और C के टर्म, रेट कांस्टेंट का टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, R3 बाई R4 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B1 रेज टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन B2 रेज टू द पावर बीटा। तो इसके हेल्प से इसमें बोथ साइड जब लॉग ले लेंगे तो लॉग लेने पे आपको बीटा की वैल्यू जो है मिल जाएगी, log R3 माइनस log R4 डिवाइडेड बाई log कंसंट्रेशन ऑफ B1 माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ B2। सिमिलर वे में जो है गामा की वैल्यू यानी विद रिस्पेक्ट टू C निकाल सकते हैं। तो C के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए C की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, और A और B को कांस्टेंट रखेंगे, तो हमें C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गामा निकल आएगी। इसी तरह से मान लीजिएगा दो रेट जो है तीसरा सेट जो एक्सपेरिमेंट का आप चूज करते हैं उसमें रेट R5 और R6 है, और C की दो डिफरेंट कंसंट्रेशन C1 और C2 हैं, A और B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू निकल आएगी। तीनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगी।
तो ये जो इनिशियल रेट मेथड है, प्रारंभिक दर विधि, ये उन रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं, जिसमें एक से अधिक अभिकारक होते हैं, उनके लिए ये विधि प्रयोग की जाती है। अब एक मेथड और देखिए, सेकंड मेथड, ओस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड। इसको लिखेंगे ओस्टवार्ड की विल्गन विधि। तो ये भी जो है इनिशियल रेट मेथड के सिमिलर है, प्रारंभिक दर विधि के समान है, बस थोड़ा सा चेंज है। और ये मेथड भी उस रिएक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, यानी जिनमें मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं। और तो इस मेथड में करते क्या है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, रिमेनिंग जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो लार्ज एक्सेस में ले ली जाती है। तो ये आप जानते हैं, कोई किसी भी सब्सटेंस की अगर रिएक्शन ऑर्डर निकालने में लार्ज एक्सेस में है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेग्लिजिबल चेंज होता है। अगर कोई अभिकारक आधिक्य में है तो उसकी सांद्रता में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन करते हैं तो वो उसमें नगण्य परिवर्तन माना जाता है और उसके रिस्पेक्ट में रेट में बहुत चेंज नहीं आता है। तो एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद आपको इस पे अभी एक न्यूमेरिकल करा के बताते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है M1A M2B M3C और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए जो है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, अभिक्रिया का वेग नियम या दर नियम, वो मान लेते हैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है। यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्फ़ा ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, बीटा बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, गामा सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। तो इस रिएक्शन की जो टोटल ऑर्डर होगी वो होगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। हमें इसी अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी कम से कम 3 सेट एक्सपेरिमेंट के दिए होंगे। तो इसमें जो पहला जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे फर्स्ट सेट में, तो फर्स्ट सेट में क्या करेंगे, फर्स्ट सेट में हम कंसंट्रेशन ऑफ ए ये हम चेंज करेंगे या वैरी करेंगे, यानी ए की सांद्रता जो होगी इसमें हम परिवर्तन करेंगे और बी और सी
जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बी इन लार्ज एक्सेस, यानी ये आधिक्य में होगी। बी व सी की सांद्रता आधिक्य में लेंगे, ये एक्सेस में लेंगे। तो ये आप जानते हैं कोई भी किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन अगर हम लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो ये क्या होगा, इसका अर्थ क्या हुआ, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी इज कांस्टेंट, यानी बी और सी की सांद्रता जो है वो स्थिर है। तो अब इस कंडीशन में अगर हम मान लें जो फर्स्ट सेट हम एक्सपेरिमेंट का जो करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो A1 और A2 है, कब, when rate is R1 and R2, यानी जब रिएक्शन की रेट जो है R1 और R2 है उस समय इसकी कंसंट्रेशन A की A1 और A2 है। तो इस कंडीशन में R1 क्या आ जाएगा, K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A1 की पावर अल्फा। अब यहाँ पे K डैश क्या है, ये K कंसंट्रेशन ऑफ B एंड मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ C, क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट लिया है, बिल्कुल जैसे इनिशियल रेट मेथड में जब दो कांस्टेंट रहते हैं और दो रेट एक्सप्रेशन आप जब लिखते हैं तो दोनों डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से कि जो फर्स्ट सेट एक्सपेरिमेंट का हम जो ऑब्जर्व करेंगे तो दो ऐसे डाटा लेंगे जिसमें ए की कंसंट्रेशन वेरी करेगी, चेंज होगी, और बी और सी की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होगी। तो ये दो रेट आपको मिल जाएंगे। तो इसमें इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A1 की पावर अल्फ़ा कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर अल्फ़ा। इसके हेल्प से जो है हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर ये कंपेयर करने पर नहीं आएगा तो बिल्कुल इनिशियल रेट मेथड की तरह आप दोनों तरफ लॉग लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से जो है जब हमको B के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, यानी B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमें निकालनी होगी, तो अब यहाँ से सेकंड कंडीशन समझिए कि इसमें क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B चेंज करेंगे। ठीक है, तो और कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C, A और C जो है वो हम क्या करेंगे, लार्ज एक्सेस में लेंगे। यानी जब लार्ज एक्सेस में कोई भी कंपोनेंट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाएगी, और उस कंडीशन में हम B के रिस्पेक्ट में जो है ऑर्डर निकाल लेंगे। और इसी तरह से जब C के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो C की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, A और B जो है लार्ज एक्सेस में ले लेंगे, यानी ये कांस्टेंट होंगे।
तो अगर इसी तरह से सेकंड सेट में जो है हम मान लें कि इसकी कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो B1 और B2 है। कब? जब रेट जो है R3 और R4 है, तो उस कंडीशन में रेट R3 क्या हो जाएगा? K डैश कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर बीटा, यहाँ पे K डैश क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू C, और इसी तरह से R4 क्या होगा? K डैश कंसंट्रेशन ऑफ B2 रेज टू द पावर बीटा। इसमें इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको R3/R4 जो है वो मिल जाएगा B1 कंसंट्रेशन रेज टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाई B2 कंसंट्रेशन रेज टू द पावर बीटा। तो दोनों तरफ कंपैरिजन से बीटा की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलर वे में C के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इस पे इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझिए, तब ये क्लियर होगा। और इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, आते हैं। तो इस तरह और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, चाहे आप इनिशियल रेट मेथड लगाएं या ओस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड, दोनों लगभग सिमिलर हैं। एक में जो है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लेते हैं, और दूसरे में जो है वो लार्ज एक्सेस में लेते हैं। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है, क्वेश्चन है ये आपका, फॉर रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives 2NOCl at 300 Kelvin following data are obtained। आपको जो है एक अभिक्रिया है NO plus Cl2 gives NOCl, उसके लिए 300 केल्विन पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता ये दी है। किसकी किसकी? NO की और Cl2 की। और ये जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है ये मोल लीटर इनवर्स में है, मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पर जो है आपका इनिशियल रेट, प्रारंभिक दर, ये गिवन है। और आपको जो डाटा दिए गए हैं, पहले प्रयोग में NO की कंसंट्रेशन, सेकंड एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में।
इसी तरह से Cl2 की कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, ये गिवन है। और इनिशियल रेट गिवन है आपको 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ फर्स्ट केस में, सेकंड में 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, थर्ड केस में 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपको दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, ये आपको डाटा दिया है। तो इसमें जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये फाइंड आउट करना है। और इसमें स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, विशिष्ट अभिक्रिया दर, विशिष्ट अभिक्रिया दर यानी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं जो ये रिएक्शन दी है, इसके लिए जो है इसका जो सॉल्यूशन है, लेट जो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, रेट इज इक्वल टू के NO कंसंट्रेशन पावर A Cl2 कंसंट्रेशन पावर P। तो यहाँ पर जो है A क्या है, ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO, और B क्या है, ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू Cl2। तो जब तक हमको A और B की वैल्यू नहीं मालूम होगी तब तक हम रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ देखिए, जो आपका फर्स्ट सेट एक्सपेरिमेंट दिया है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 आपको क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, NO कंसंट्रेशन पावर A, Cl2 की कंसंट्रेशन पावर B। NO और Cl2 की कंसंट्रेशन दी है और रेट आपको गिवन है, तो इसको जो है आपका जो प्रयोग दिया हुआ है उसके आधार पर लिख दीजिए। NO की कंसंट्रेशन है 0.010 और हमने ऑर्डर A एज्यूम की है, A माना है कोटि को। Cl2 की कंसंट्रेशन गिवन है 0.010 रेज टू द पावर B, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 दूसरे प्रयोग से रेट हो जाएगा हमारा 2.4 10⁻⁻⁴ के 0.010 की पावर A 0.020 की पावर B, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इसी तरह से थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमारा रेट हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ के 0.020 की पावर A और 0.020 की पावर B, ये इक्वेशन 3। अब यहाँ से देखिए, जो आपको इनिशियल रेट मेथड और ओस्टवाल्ड मेथड में, प्रारंभिक दर विधि और ओस्टवाल्ड विल्सन विधि में बताया, जब हमको NO के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। देखिए इसकी सांद्रता यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट में 0.01 और तीसरे एक्सपेरिमेंट में 0.02 है, तो ये चेंज हो रही है। और B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेंगे, तो B इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है। अब यहाँ से देखिए
यानी Cl2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेंगे तो ये दो हमें कांस्टेंट टर्म मिल रहे हैं सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, और सेकंड और थर्ड में जो है हमारा NO की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा ऊपर से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड और थर्ड में हमारी B यानी Cl2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और NO की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो दोनों मेथड में यही था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी कंसंट्रेशन वेरी करेगी या चेंज होगी, बाकी रेस्ट जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 से, तो हमें क्या मिलेगा 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये k कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या 0.010 की पावर a डिवाइडेड बाई 0.020 की पावर a। यहाँ से 10 रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, दोनों की पावर a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर a, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर a। तो अब यहाँ से देखिए इस एक्सप्रेशन में बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या निकला a इक्वल टू 2, यानी NO के रिस्पेक्ट में हमारी ऑर्डर क्या आई 2 आई, यानी NO के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि हमारी 2 है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें Cl2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो Cl2 के रिस्पेक्ट में जब निकालना होगा ऑर्डर Cl2 के सापेक्ष जब कोटि निकालनी होगी तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी और NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब ऐसे दो एक्सपेरिमेंट के सेट देखिए जिसमें NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको ये मिल रहा है और Cl2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो और फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में आपने रेट ला एक्सप्रेशन, इसका जो वेग नियम लिखा है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 लेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको Cl2 क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिल जाएगी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 1 और 2 को तो ये मिलेगा 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे k का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म सेम है कैंसिल हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इसके पहले का स्टेप लिख लीजिएगा ये दो इक्वेशन डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 0.010 की पावर b और 0.020 की पावर b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 10 रेज़ टू पावर -4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/2, दोनों की पावर b है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर b, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर b। अब यहाँ पे बेस आधार समान है,
बेस आइडेंटिकल है तो पावर जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, b इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू 2 यानी NO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर और b की वैल्यू 1 यानी Cl2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ से हमारा रेट एक्सप्रेशन जो ये लिखा था, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट NO की पावर 2 और Cl2। तो आपका रेट लॉ ऑफ रिएक्शन एक आंसर ये आया। और उसने कहा, पूछा गया है उसमें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, a प्लस बी, ए की वैल्यू आपने 2 निकाली, b की वैल्यू 1, यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपका दूसरा आंसर हुआ। अब तीसरी चीज इसमें पूछी गई है, ऑल्सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो होता है वही रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो उसके लिए जो है रेट इक्वल टू के NO की पावर 2 Cl2। तो इसमें इक्वेशन 1 को ले लीजिए, फ्रॉम 1 रेट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 के NO की कंसंट्रेशन 0.010 की पावर 2, Cl2 की कंसंट्रेशन 0.010 इसकी पावर 1। तो यहाँ से K की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और ये आ जाएगा K 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इज इक्वल टू K, और ये हो जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो यहाँ से K इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर -6, या 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2। और चूंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये आपका थर्ड आंसर होगा। 3 चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी थी। तो उम्मीद है ये दोनों इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक दर विधि और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड विल्गन विधि, दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल से आपको बता दिया। इस तरह के और जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको सॉल्व करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video.